बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमने लीनियर कम्बिनेशन को स्टार्ट किया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अकॉर्डिंग टू द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देख ले तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हम एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, सही है। जो मैंने तीन एग्जाम्पल की थी उसमें आप लोगों को उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को फुल कंसेप्ट उसमें क्लियर हो गया। आज जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये भी उससे मैट्रिक्स रिलेटेड है, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है, मगर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें हम जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मैट्रिक्स चैप्टर आप लोगों को रिकॉल करूंगा, यही क्वेश्चन है। इसमें हम मैट्रिक्स चैप्टर जो है ना उसके हम रिकॉल करेंगे, सही है। ये हमारे पास जो है ना लीनियर कम्बिनेशन का लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके अलावा हम फिर नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस में, सही है। अब हम जाते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हमको क्या कहते हैं। देखो, मेरे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया ना, इसमें फर्स्ट हम ये पता है कि लीनियर कम्बिनेशन हम कहते हैं ना, द कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर विद मल्टीप्लाई बाय स्केलर, सही है, एंड देन एडिंग। अगर हम सारे वेक्टर को ऐड करेंगे और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर को, तो इसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से आज तक में हर एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके सैंपल में पास मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्म हम इधर में लिखूंगा कि देखो, अगर मैं कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कैसे लिखूंगा, मैं कहूंगा कि A1 हो गया मेरे पास, इधर हो गया V1, इसी तरह इसको हम ऐड करेंगे, सही है। लीनियर कम्बिनेशन हमेशा हम ऐड करेंगे, इधर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर सब्ट्रैक्शन आ गया तो क्वेश्चन गलत होगा आप लोगों का। तो आप कोशिश करें कि इधर हम एडिंग करेंगे हमेशा के लिए। N2 में चला जाऊंगा AN, और इसके साथ मैं लिखूंगा कि VN, यानी N का मतलब लास्ट पॉइंट, समथिंग इनफाइनाइट, यानी जीरो से लेकर और आगे चलते जाए, सही है। ये हमारे पास जो है ना मैथमेटिकली फॉर्म था लीनियर कम्बिनेशन का। अब इस क्वेश्चन में जो है ना इस फार्मूले को मैं इधर पुट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट हम देखो, क्वेश्चन में मुझे ये कह रहा है कि एक वेक्टर स्पेस हमने लिया है, सही है। वेक्टर स्पेस का मतलब है कि हमने कुछ वेक्टर लिए, यानी मेन वेक्टर मैंने लिया है, फिर उसके बाद मैंने वेक्टर 1 लिया, 2 लिया, और इसके साथ मैंने वेक्टर 3, और इनको मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने पुट किया। कल जो है ना वो हमारे पास जो है ना 2 by 2 था। आज जो है ना ये कितने वेक्टर है, ये हमारे, हम इसको इससे कहेंगे कि इसमें 3 रो है और एक ही कॉलम है, सही है। इसको मैं ऐसे कहूंगा कि मेरे पास आज जो है ना ये 3/1 है, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाए ना एक मैट्रिक्स, और उसको कहे कि आप लीनियर कम्बिनेशन में इसको देखें, अगर इस एक लीनियर कम्बिनेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो मैंने इसलिए स्क्वायर फॉर्म में भी आप लोगों को एग्जाम्पल कर दिया, और रेक्टेंगल फॉर्म का यही हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हम इसमें ऐसे काम करेंगे कि जो वेक्टर है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे लीनियर कम्बिनेशन के। लीनियर कम्बिनेशन इसको कहती है, मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा स्टेप है, इधर कह रहे हैं ना कि ई, देखो कुछ सिंबल होते हैं ना इस मैथमेटिक्स में, वो हमारे पास जो मैथमेटिक्स हम इंग्लिश तो नहीं सीखते ना, तो इसीलिए हम इसके सिंबल यूज करते हैं। यानी इधर जो उल्टा ई होता है ना, इसका मतलब है डियर एग्जिस्ट, सही है। और दूसरा इस उल्टा ए हो आगे आता रहेगा, सही है, कुछ क्वेश्चन में ही भी आएगा। इसका मतलब है कि फॉर ऑल, सही। ऐसे और कुछ सिंबल है, उसको मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को बताऊंगा। इस तरह हम कहे कि ये जो हैश आते हैं ना, इसको हम नंबर के लिए यूज करते हैं, वो ETC हम सारे आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जब भी क्वेश्चन के साथ आएगा तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, सही है। अब हम इसमें ऐसे काम करेंगे कि मुझे कह रहा है कि डियर एग्जिस्ट स्केलर। स्केलर इधर क्या चीज है, देखो A1 A2 A3, ये मेरे पास स्केलर शो करता है। इधर जो है ना ये ए जो है ना A1 A2 A3 ये स्केलर शो करता है। अगर आप लोग कहें कि वी, तो मेरे पास वेरिएबल है और ए भी वेरिएबल है, ठीक है। इधर हम ऐसे काम करेंगे, जो वी ना इसको मैं वेक्टर कंसिडर करूंगा, और ए को जो ना मैं और स्केलर कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया, तो देखो अल्फा बीटा गेमा, इसको हम बास केस में वेक्टर भी यूज कर सकते हैं और स्केलर भी यूज कर सकते हैं, यानी टाइम के मुताबिक इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे कि आप लोग के इधर में अगर इन केस वी को मैं स्केलर यूज करूँ और ए को मैं वेक्टर यूज करूँ, तो इधर फिर मुझे ऐसा काम करना है, वी की जगह जो ए लगाना पड़ेगा, सही है। और इधर जो है ना इस वी को मैं आगे लिखूंगा, फिर उसके बाद में ए लिखूंगा। इसी भी तरह आप लोग लिख सकते हैं, मगर जो जनरली फार्मूला जो हमारे पास आता है ना, वो इस तरह पे आते हैं कि आप लोगों को फर्स्ट A1 A2 A3 स्केलर में होता है, और V जो है ना वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसीलिए लिखा है कि V इक्वल है मेरे पास A1 V1 प्लस A2 V2, इस तरह N2 AN और VN, ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, इधर मुझे सिंपल, हमने ऐसे काम में क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मुझे ए और A1 A2 A3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बस
इस क्वेश्चन में मुझे ये कह रहा है कि आप ऐसे काम करो कि A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड आउट करें। आप हमेशा जो ना इस क्वेश्चन को क्लियरली समझो। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ आ जाए ना, आप सॉल्व करने आप लोगों के लिए बहुत ईजी होते हैं। अक्सर ऐसे केस होते हैं ना, हमको पता है कि A1 A2 A3 A1 की वैल्यू थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज हो, यार इसके आंसर नहीं आ सकता, तो बस कुछ ना कुछ लगा दे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार हमारा क्वेश्चन ये मांग रहा था कि ए की कुछ वैल्यू निकालना पड़े। आप लोग जो मेथड यूज करते हैं ना, ज्यादातर टीचर जो है ना वो आप लोग को मेथड पे मार्क्स देते हैं। और अब मैं इस कोर्स को मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि आप लोगों को मैं जो है ना एग्जाम के रिलेटेड अब सबको मैं आप लोगों को समझा दूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये आएगा, इस तरह पढ़ेगी। सही है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना कंप्यूटर साइंस में ये जस्ट इतना मायना रखते हैं कि आप लोगों का एग्जाम पास हो जाए। और इसमें थोड़ी बहुत इसमें कंप्यूटर साइंस में यानी कोडिंग रिलेटेड थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आता है। इतना ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज कंप्यूटर साइंस में नहीं होता। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इसमें जस्ट मैं मुझे A1 A2 और A3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मैं फर्स्ट ऐसे काम करूंगा, सोल्यूशन मैंने लिया, देखो मैं इस फार्मूले की जरूरत लिखूंगा। इस फार्मूले को मैं जो ना एन टू एन तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर मेरे पास क्या है 3 तक है, तो मैं इधर लिखूंगा कि v मेरे पास इक्वल है A1 हो गया और इस तरह V1 हो गया। फिर इधर मैं लिखूंगा ये प्लस मैंने लिख लिया, A2 हो गया और V2 में लिखूंगा। फिर ऐसे काम करेंगे, A3 में लिखूंगा और इसके साथ में V3 लिखूंगा। समझ आ गया ना। अब नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि जो V ना इसकी ऊपर मैट्रिक्स मुझे दिए हुए है, इनको मैं इधर लिखूंगा इसके साथ। फर्स्ट जो है ना इस साइड को जो है ना मैं फर्स्ट लिखूंगा और इस साइड को मैं इस साइड यानी राइट साइड पे लिखूंगा, ताकि मेरे पास ये क्वेश्चन को मैं जिस तरह ले जाता हूँ ना आप लोगों को बाद में समझ आ जाएगा। फर्स्ट में ऐसे काम करूंगा, A1 को तो मैं अपनी जगह लिखूंगा और इसके साथ V की जो मैट्रिक्स है ना इसको मैं इधर लिखूंगा। मेरे पास कौन कौन सी चीज है, इधर 1 है 2 है और 1 है, मैं इधर लिखूंगा कि 1 है 2 है और 1 में लिखूंगा। फिर उसके बाद इधर बीच में प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगा और इधर मैं लिखूंगा कि A2 मेरे पास और इसके साथ V2 की मैट्रिक्स क्या है 1 0, इधर मैं लिखूँ 1 0 और 2 हो गया। सही है। नेक्स्ट मेरे पास स्टेप ऐसे है ना, हम ऐसे काम करते हैं कि V3 बीच में प्लस में लगाऊंगा और ए थ्री में अपनी जगह लिखूंगा और V3 की वैल्यू में इधर लिखूंगा, यानी इसके मैट्रिक्स की जो वैल्यू एलिमेंट्स है ना इसको मैं इधर लिखूंगा। ये हो गया 0 1 1 0। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा चीज रह गया, इक्वल टू V की जो मैट्रिक्स है ना इसको V जो है ना मेरे पास मेन मैट्रिक्स है, इसको मैं लिखूंगा इधर। सही है। अब मैं ऐसे काम करते हैं कि V की मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 2 है, तो मैं इधर 2 लिखूंगा और 1 लिखूंगा और उसके साथ में लिखूंगा 5 हो गया। ठीक है। अब हम ऐसे काम करेंगे ना कि इस A1 जो ना इधर मेरे पास A1 है, तो इस A1 को इस मैट्रिक के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, A2 के इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा A3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। फिर उसके बाद हम ऐसे काम करेंगे कि जो मेन वेक्टर मेरे पास V वेक्टर है ना, इनको मैं आपस में इसके आपस लिखेंगे, इसके साथ मैं लिखूंगा, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। अब हम ऐसे काम करते हैं, A1 के इसके साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय A1 तो A1 आ जाएगा, तो मैं इधर A1 लिखूंगा। फिर ऐसे काम करेंगे कि 2 A1 हो गया। फिर उसके बाद हम ऐसे काम करेंगे कि A1 मेरे पास अपनी जगह आएगी, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय A1 तो इधर A1 है। ठीक है, ये मेरे पास A है और इसके साथ 1 है। अब दूसरा मेरे पास क्या है, मैं ऐसे काम करूंगा कि इस 2 A2 को जो ना इस मैट्रिक्स के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं इधर जल्दी मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास A2 हो गया और 0 A2 हो गया। फिर इधर मैं लिखूंगा कि 2A2 हो गया। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि इस 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास A3 हो गया, A3 हो गया और 0A3 हो गया। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, इक्वल लिखूंगा और मैं इधर लिखूंगा, इस मैट्रिक्स को अपनी जगह लिखूंगा। ये मेरे पास हो गया 2 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया। अभी इसके बाद इससे मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा। इन सारों को मैं इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो A1 है तो मैं इधर लिखूंगा कि A1 हो गया। फिर इसके बाद बीच में क्या है प्लस है, तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा। उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, A2 है तो A2 लगाऊंगा। सही है। और अब इधर प्लस है तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा और उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, A3 लिखूंगा, तो इधर में A3 हो गया। और इक्वल है मेरे पास, इधर फर्स्ट नंबर कौन सा चीज है 2 है, तो मैं इधर 2 इसके साथ लिखूंगा। ये मेरे पास फर्स्ट रो बन गई। सेकंड रो हम बनाएंगे इससे
सेकंड रो हो गया और ये मेरे पास फर्स्ट थी, ये मेरे पास थर्ड रो होगी। मैं ऐसे काम करूंगा कि देखो 2 लिखूंगा और इसके साथ में A1 लिखूंगा, फिर बीच में प्लस है तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा और मैं ऐसे काम करूंगा कि 0 A2 लिखूंगा, 0 और A2 मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, इधर मेरे पास क्या है, प्लस मैंने लगा दिया और A3 में लिखूंगा, A3। देखो जितनी भी सिंगल ए आया ना, A1 A2 A3 आया, इसके आगे हमेशा 1 होता है, ठीक है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सारों के आगे 1 1 मौजूद है। और इधर मैं क्या लिखूंगा, राइट साइड पे मेरे पास 1 है तो मैं इधर 1 लिखूंगा। इसका एक इक्वेशन मैंने बना लिया। फिर सेकंड थर्ड नंबर इक्वेशन में बनाऊंगा, A1 हो गया, फिर मैं ऐसे काम करूंगा, प्लस लगाऊंगा, इधर 2 हो गया और A2 हो गया। फिर मैं ऐसे काम करूंगा, 0 A3 लिखूंगा, 0 हो गया और A3 में लिखूंगा। और इसके साथ काम मैं करूंगा, इधर मैं 5 लगाऊंगा। अब जो इक्वेशन बन गया ना, इस इक्वेशन को मैं ऐसे काम करूंगा, 3 4 मेथड होते, 4 मेथड थे। एक मेरे पास जो है ना इन्वर्जन मेथड था, सेकंड मेरे पास क्रेमर रूल्स था, थर्ड मेरे पास जो है ना गाज एलिमिनेशन था, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर गाज जाल्टन था। अब इस इक्वेशन को मैं अपनी मर्जी से इन सारों मेथड पे यूज कर सकता हूँ, मगर इन मेथड में से मैं एक मेथड पे यूज करूंगा ताकि मुझे उन चारों के जो है ना आंसर सेम टू सेम आता है, मगर हम एक ही चॉइस करेंगे और उसमें इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं ऐसे काम करता ना, देखो गाज एलिमिनेशन पे मैं एक दफा कर दूंगा और उसके साथ में क्रेमर रूल्स पे कर दूंगा, और बाकी जो है ना गाज जाल्टन और इन्वर्जन मेथड पे आप लोग खुद कर लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अब मैं फर्स्ट ऐसे काम करता हूँ, इसको मैं क्रेमर रूल्स पे करता हूँ। क्रेमर रूल्स जो है ना वो थोड़ा सा टफ है, यानी कम्प्लेक्स। मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर बाद में आप लोग उसका डायरेक्टली आंसर खुद लिख लें, सही है। अब मैं ऐसे काम करता हूँ कि क्रेमर रूल्स पे मैं इसको करूंगा। मैं एक रूल्स पे क्रे, ये मेरे पास क्रेमर रूल्स हो गया, ठीक है। इस पे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। अगर इसको मैं इस फॉर्म में, तो मैंने क्रेमर रूल्स पे लिखना है, तो मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो है ना फर्स्ट, इससे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना कि इससे, यानी जो गिवन इक्वेशन मुझे दिया ना, इससे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, उसको मैं क्रेमर रूल्स इस पे अप्लाई करूंगा और सॉल्व कर दूंगा। मेरे पास ए की वैल्यू भी, A1 की वैल्यू, A2 A3 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मैं इधर लिखूंगा, इसके आगे क्या है, 1 है तो मैं इधर 1 लिखूंगा। फिर इधर जो है ना 2 है तो मैंने 2 लिख लिया। फिर उसके बाद इधर क्या है, 1 है तो मैं इधर 1 लिखूंगा, सही है। नेक्स्ट में ऐसे काम करूंगा, इधर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगा ताकि मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाए। तो मैं इधर 1 लिखूंगा, फिर इधर मेरे पास 0 में लिखूंगा और इधर 2 है तो मैं 2 लिखूंगा। नेक्स्ट में ऐसे काम करूंगा, इधर ये हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद मैं इधर लिखूंगा कि 1 हो गया, और इधर मेरे पास आगे क्या है, 0 है तो मैं इधर 0 ही लिखूंगा। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इस A1 A2 A3 के लिए भी अलग मैट्रिक्स बना लूंगा। इधर हो गया मेरे पास A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3, ठीक है। और इक्वल टू राइट साइड के सारे एलिमेंट्स को ना एक मैट्रिक्स में मैं लिखूंगा। ये हो गया 2 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। इसको मैंने इधर लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा स्टेप होगा, इस इक्वेशन का मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा। अगर मैं ऐसे काम कर दूं कि इस मैट्रिक्स, इसको मैं ए मैट्रिक्स कह दूं, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स हो गया, ये मेरे पास हो गया, और इसको मैं कहूंगा कि मेरे पास एक्स मैट्रिक्स हो गया, और इसको मैं कहूंगा ये मेरे पास बी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैं क्रेमर रूल्स अप्लाई करता हूँ, तो मैं ऐसे काम करूंगा, फर्स्ट इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ, देखो डिटरमिनेंट का मेथड क्या है, इन सारों को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। इधर मैं 1 लिखूंगा, ये मेरे पास 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, ये हो गया 2 0 और 1 हो गया। इधर मैं ऐसे काम करूंगा 2 0 और इधर भी 1 है। इसका मैं डिटरमिनेंट अगर निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास, आप लोग डिटरमिनेंट खुद डायरेक्टली निकाल ले, सही है। तो इधर मैं लिखूंगा, इसका डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आता है, 3, यानी ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैंने निकाल दिया, उसका डिटरमिनेंट 3 आता है। इधर मैं लिखूंगा ये ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि क्रेमर रूल्स का फार्मूला मेरे पास कौन सा था, उसको मैं इधर लिखूंगा। देखो क्रेमर रूल्स का फार्मूला ये है ना कि हम ऐसे काम करेंगे, इसको मैं इधर लिखूंगा, हम ऐसे काम करेंगे कि A1 हो गया और डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, और इधर भी डिटरमिनेंट इक्वल होगा A1 के। इस तरह A2
A2 A3 A3। सही है, यही फार्मूला है, इसमें पुट करना है। मैं इधर ऐसे काम करूंगा कि जो मेरे पास ये जो ना ये A1 को शो करते हैं सारे रो, सारे कॉलम, ये हो गया A2 हो गया। सही है। और इधर मैं ऐसे काम करूंगा, ये मेरे पास क्या होगा, A3 को शो करता है, ये सारे A3 को शो करता है। ये ये रो, ये कॉलम जो है ना A3 वाला हो गया, ये A2 वाला हो गया और ये A1 वाला हो गया। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि अगर मैं A1 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, यानी ऐसे काम करते मैं इधर लिखूंगा कि A डिटर्मिनेंट ऑफ A1, इसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे काम करूंगा, इधर इस डिटर्मिनेंट लगा दूंगा। जो A1 की जगह जो है ना, इसकी जगह मैं बी मैट्रिक्स लिखूंगा, बी मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स में लिखूंगा, इसके सारे जो कॉलम है ना इसमें मैं बी मैट्रिक्स लिखूंगा। ये हो गया मेरे पास, हो गया 2, इधर फिर क्या है 1 है और 5 है। इसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, बाकी जो है ना A2 और A3 की जो कॉलम्स है ना इसको मैं अपने जगह लिखूंगा। इधर मैं लिखूंगा ये मेरे पास हो गया 102, ये हो गया 10110। ठीक है। देखो अब हम ऐसे काम करते हैं ना, A1 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, तो इसके अगर मैं डायरेक्टली निकालू, मेरे पास इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, तो डिटरमिनेंट मैं निकाल दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 आएगा। सही है। इसका आंसर ए इंटू, यानी मेरे पास A into A1, इसका आंसर मेरे पास आ गया, डिटरमिनेंट निकाला तो 3 आ गया। अब मैं इसको ऊपर इस फार्मूले में पुट करना चाहता हूँ, तो उसमें फर्स्ट मेरे पास क्या था, A into A1 है, तो A into A1 वो मेरे पास क्या है 3, तो मैं इधर 3 लिखूंगा। और डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट क्या है 3, तो इधर मैं 3 लिखूंगा। फिर ऐसे काम करेंगे, इसको मैं आपस में डिवाइड कर दो तो मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास आ गया A1 की वैल्यू 1 ही आ गई। सही है, तो इधर मैं 1 लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि A into A2 के लिए मैं लिखूंगा, A into A2 के लिए। इसके लिए मैं ऐसे काम करूंगा, यही मैट्रिक्स है, इसको मैं अपनी जगह लिखूंगा, और उसके साथ यानी ये जो फर्स्ट रो है ना इसको मैं इधर से लेना है। सही है। इधर मेरे पास क्या है 1 है, तो मैं 1 लिखूंगा, 2 है और इधर 1 में 1 लिख लिया। अब मैं ऐसे काम करूंगा, जो A2 है ना इसके जितनी भी एलिमेंट्स है ना, A2 की कॉलम्स, इसके सारे एलिमेंट्स की जगह में बी की ऑल एलिमेंट्स में लिखूंगा। मेरे पास बी की ऑल एलिमेंट्स क्या है 2 है, इधर 1 लगाऊंगा, फिर उसके बाद 5 है, तो मैं इधर 5 लगाऊंगा। फिर इधर ऐसे काम है, बाकी जो है ना इसको मैं अपनी जगह लिखूंगा, 1 है और 0 हो गया। अगर मैं इसका जो है ना A into A2 इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूं, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। सही है। इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 2। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना कि इस 2 को मैं ऊपर इस फार्मूले में लिखूंगा, इधर ये A1 के लिए अगर मैं 2 लिखता हूँ तो इधर भी 2 इधर भी 2 हो जाएगा। तो A into A2 2 आ गए, तो मैं ऐसे काम करूंगा, इसी 2 को मैं डिवाइड करूंगा। सही है। ऊपर क्या है ए डिटर्मिनेंट के ऊपर, यानी 3 के ऊपर, इधर मैं 3 के ऊपर डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास इसका आंसर यही आ गया। मैं इसको लिखूंगा कि मेरे पास A2, इसका आंसर यही मेरे पास आ गया, 2 डिवाइड बाई 3। इसी तरह जो है ना A3, तो A3 का आंसर मेरे पास आएगा, उसको भी इसी तरह करना है। सही है। उसका आंसर मेरे पास आ जाएगा -3। सही है। और -3 को मैं ऐसे काम करूंगा, इसके ऊपर डिवाइड करूंगा 3 के ऊपर, तो डिवाइड बाई 3, तो मैं इधर 3 लिखूंगा, इधर ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाई 3 एक दूसरे से कट हो गया, तो मैं इधर फाइनली आंसर मेरे पास आ गया -1 इक्वल टू A3। इधर में A3, यानी मेरे पास इधर मैं सारा लिखूंगा, आ गया मेरे पास A1 की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, A2 की वैल्यू मेरे पास 2 डिवाइड बाई 3 हो गई, और इस तरह A3 की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 आ गई। सही है। ये मेरे पास हो गया कि क्रैमर रूल्स पे इसको मैंने अप्लाई कर दिया। बाकी जो है ना आप इस तीन तीन मेथड पे आप खुद कर लें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सही है। ये हमारे पास जो है ना लीनियर कम्बिनेशन का लास्ट एग्जाम्पल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इसके एग्जाम्पल को भी एक दफ़ा ठीक कर ले, और इसी तरह जो है ना बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यानी लीनियर कम्बिनेशन का जो टॉपिक्स था वो हमारे पास खत्म हो गया। नेक्स्ट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर स्पेस होगा, तो उस पर हम बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए काफी, थैंक यू। सही है।